हमारे कानून में कुछ ऐसे भी नियम है कि अगर पिता की संपत्ति में बेटे अपना हक चाहता है तो बेटे को हक नहीं मिलेगा। मतलब बेटे अपना हिस्सा नहीं ले सकता पिता की संपत्ति में, यानी पिता की संपत्ति जो है बेटे को नहीं मिलने वाला है। अभी यहाँ पे देखें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दादा नरेश सिंह और पिता राजेश सिंह। पिता के जो है यहाँ पे 3 बच्चे हैं, बेटा है विवेक और एक बेटा है संतोष और बेटी है अंजलि। अब इस पिता के पास बहुत सारी संपत्ति है और उस संपत्ति में बेटा जो चाहता है विवेक और संतोष वो चाहता है अपना शेयर लेने के लिए। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिस केस में जो है विवेक और संतोष और अंजलि भी शेयर नहीं ले सकती है, अपना हक नहीं ले सकती है। मतलब बेटे का जो हक है उसकी बात करेंगे। तो सवाल है यहाँ पे कि क्या इस नियम को लागू होने से पिता की संपत्ति में बेटे को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो नियम है उसके तहत जो है हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि बेटा हो या बेटी हो, अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके जो है वो किस तरीके से हकदार होंगे, कब हकदार होंगे। ठीक है, तो देखें संपत्ति जो होता है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है कि जो पैतृक संपत्ति है ना। तो पैतृक संपत्ति मतलब क्या हो गया, ये पैतृक संपत्ति हो गया कि ये पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। दूसरा है खुद से कमाया हुआ, है ना, खुद से कमाया हुआ। तो ये संपत्ति कौन सा हो गया, मतलब ये तो खुद से व्यक्ति कमाया, अर्जित किया, ऐसा बोल सकते हैं कि खुद से अर्जित किया हुआ संपत्ति, कि व्यक्ति खुद से मेहनत किया, संघर्ष किया और संघर्ष से अपने प्रॉपर्टी को जो है वो बढ़ाया, गवाया नहीं, बढ़ाया। तो पैतृक संपत्ति जो है वो कब जो है एक तरह से दादा से मिला, परदादा से मिला, यानी पूर्वज से प्राप्त हुआ। इसके भी बहुत सारे कंडीशन है कि कोई भी खुद से कमाया हुआ संपत्ति भी तो आगे पैतृक बनता ही है ना। तो अगर मान लेते हैं कि जो दादा नरेश सिंह होंगे, उनके जो पिता होंगे, अगर वो भी संपत्ति खुद से कमा के खरीदे होंगे तो विवेक के पास आके वो क्या हो गया, पैतृक संपत्ति हो गया, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति हो गया। राजेश के पास क्या हो गया, एक तरह से वो पैतृक संपत्ति हो गया। ठीक है, तो ये यहां पे जो संपत्ति पैतृक और खुद से कमाया हुआ संपत्ति है, तो अगर ये संपत्ति खुद से कमाया हुआ पिता के द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो उस केस में हमारा कानून ये कहता है कि बेटा जो है, पिता अगर जीवित है तो बेटा विवेक, संतोष और अंजलि जो अगर चाह के भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो अपना शेयर ले लें, अपना पिता से अपना जो भी उनका हक है वो ले लें, तो नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि वो संपत्ति पिता का खुद का खरीदा हुआ, खुद से कमाई से वो संपत्ति जो है वो अर्जित किया हुआ है। अब यही अगर संपत्ति दादा के द्वारा खरीदा हुआ है, यानी अगर विवेक संपत्ति लेना चाहता है लेकिन ये संपत्ति दादा ने खरीदा था, यानी पिता को जो संपत्ति मिला पिता ने नहीं खरीदा था, तो उस केस में अगर जो है बेटा विवेक चाहे तो वो संपत्ति में हक जो है आसानी से ले सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो पिता से अपनी संपत्ति, मान लेते हैं कि दादा के द्वारा खरीदा हुआ संपत्ति है और पिता के पास भी वो संपत्ति है, लेकिन अब बेटा जो है, यहाँ पे जो बेटा है उसके लिए संपत्ति क्या हो जाएगा, पूर्वज का संपत्ति हो जाएगा। और यहाँ पे उस केस में अगर ये कोर्ट में पार्टीशन फाइल करेंगे तो उस केस में ये संपत्ति जो है वो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। जब बेटा विवेक के द्वारा कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल किया जाएगा तो ये संपत्ति यानी दादाजी की जो संपत्ति है, दादाजी ने अगर मान लेते हैं खुद से कमाया हुआ संपत्ति दादाजी का है, तो ये यहाँ पे 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में देखें, एक हो जाएगा हिस्सा विवेक का, दूसरा संतोष का, तीसरा अंजलि का और चौथा किसका, चौथा राजेश सिंह का। मतलब ये सारे जो है ये यहाँ पे सारे का हक होगा, पिता भी यहाँ पे पिता का भी हक होगा अगर आप पार्टीशन सूट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप पार्टीशन सूट करेंगे बंटवारा के लिए तो सिर्फ मान लेते हैं कि जो, इसलिए नहीं, बिल्कुल आप वंशावली देंगे और संपत्ति जो है वो नरेश सिंह यानी उनके पिता का है, तो इसमें जो भी वंशज होंगे उसका सारा शेयर होगा।
यानी अगर दादा का संपत्ति है, दादा से जो है एक तरह से दादा का जो संपत्ति है उस पर तो पोते का हक होता ही है। लेकिन यही संपत्ति अगर मान लेते हैं कि ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यानी पिता का है, और आप इस पे अगर पार्टीशन करना भी चाहेंगे ना तो वो नहीं होगा। अब ये जो है यानी संपत्ति जो है एक तरह से पिता का संपत्ति है खुद के कमाई से, यानी खुद का संपत्ति है। अब ये अगर कोई बेटा चाहता है, बेटी चाहती है हिस्सा लेने के लिए तो नहीं ले सकती है। पहला कंडीशन यहाँ पे ये हो गया कि वो नहीं ले सकती है, नहीं ले पाएगी। दूसरा अब है कि पिता किसी को देना चाहे, किसी एक बेटे को अगर पिता संपत्ति देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। दूसरी बात कि किसी बेटे को ना दे के पिता अगर किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति दे तो भी दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। अब ये सारे यहां पे कंडीशन है, मतलब अन्य व्यक्ति को भी दे सकता पिता, और किसी बेटे को भी दे सकता है, किसी एक बेटी को भी दे सकता है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे भी कोई कानूनी तरीकों को यूज करके, है ना, जो भी तरीके हैं उसको यूज करके आप हासिल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, इसलिए कि पिता का वो अर्जित संपत्ति है और पिता उसके लिए स्वतंत्र है कि वो किसी को देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकता। हाँ, अगर पिता मान लेते हैं कि किसी को भी संपत्ति नहीं देता है ना, ये जो खुद से प्राप्त किया संपत्ति है वो किसी को नहीं देता, ये तीनों में से किसी को नहीं देता, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यानी अगर पिता संपत्ति किसी को नहीं देता, जो भी पिता के पास संपत्ति है ना वो अगर किसी को नहीं देता, ठीक है, और पिता की मृत्यु हो जाती है, ये संपत्ति है और वो किसी को नहीं दिया जाता, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये इसमें जितने भी एक से उनके वंशज हैं यानी बेटा है ना, ये सब का हक होगा। बेटी का भी हक होगा, बेटा का भी हक होगा। हाँ, बेटी अगर इस पे नो ऑब्जेक्शन देती है कि इनको उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है तो सिर्फ जो बेटे हैं उनका हक होगा, ठीक है। तो सवाल यही है कि यदि बेटा हो या बेटी अगर वो हिस्सा लेना चाहे तो वो तभी हकदार होंगे जब पिता की मृत्यु हो जाएगी, और अगर संपत्ति जो है वो खुद से कमाया हुआ संपत्ति है, स्व अर्जित संपत्ति है, वो तब हकदार होंगे कि वो संपत्ति पे ले सकते हैं, उसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। अब इनका जो एक सवाल उठता है कि अगर पिता किसी एक बेटे को संपत्ति दे तो दे कैसे, कैसे देंगे, क्या करेंगे? अगर पिता का खुद से कमाया हुआ संपत्ति है तो मान लेते हैं कि अगर पिता ऐसा चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये संपत्ति संतोष को मिले, मतलब पिता राजेश सिंह ऐसा चाहते हैं कि उनकी जब मृत्यु हो जाए तो ये संपत्ति संतोष को मिले, इसलिए कि संतोष उनका काफी देखभाल करता है, ठीक है। विवेक को नहीं देना चाहते, अंजलि को नहीं देना चाहते, तो वसीयत जो तैयार होगा, रजिस्टर एक तो होना चाहिए, वो भी इसलिए कि अगर रजिस्टर नहीं होगा तो फिर वो एक तरह से सही नहीं हुआ, और सही नहीं हुआ तो वो कानून में मान्य नहीं होगा। तो पिता अगर चाहे कि नहीं ये सारी संपत्ति हम संतोष को दे दें और वसीयत ऐसा तैयार कर दे, तो फिर पिता की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का जो एक तरह से उत्तराधिकारी होगा वो सिर्फ संतोष होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिता की मृत्यु के बाद ये संपत्ति जो है विवेक, संतोष और अंजलि, है ना, तीनों का हिस्सा होगा, लेकिन ये जो है एक तरह से इनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। अगर वो किसी एक को वसीयत कर देते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद ये सिर्फ जो है संतोष को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ना विवेक जो है इस पे कुछ कर सकता है, ना अंजलि कुछ कर सकती है। अगर मान लेते हैं न्यायालय में जाना हुआ, ठीक है, अब हो सकता है कि धोखे से करवा लिया कोई, ये अलग चीज है कि संतोष के द्वारा धोखे से करवा लिया गया, पिता का जो है मानसिक हालत सही नहीं था और ये करवा लिया गया, ठीक है। और बहुत तरह के कंडीशन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को तो आपको प्रूफ अगर करना होगा, इसलिए कि न्यायालय में कोई भी अगर एक तरह से जो भी विवाद जाता है तो सबसे पहले उस बात को आपको वहां पे साबित करना होगा, है ना, कि संतोष के द्वारा जो भी किया गया वो गलत किया गया, संतोष ने जो भी किया वो धोखे से किया। अगर ऐसा वहां पे आप साबित करते हैं, उस केस में जो है ये जो वसीयत है वो टूटेगा, ऐसे अन्यथा नहीं टूटेगा। अगर अन्यथा आप चाहते हैं कि उसको तोड़ना तो यहां कोई वजह आपको बताना होगा
नहीं तो उस संपत्ति का डायरेक्ट एक ही उत्तराधिकारी जो है वहां से निकल के आएगा, वो संतोष है, और उसी के नाम से नाम पर सारा जमीन संपत्ति जो भी है, घर है, वो सारा जो भी वसीयत में लिखा होगा वो सारा कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका कुछ सवाल है, समस्या है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।